स्टार्ट हो गया। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग मैम। मैम, इस बदलते परिदृश्य में हम अपने करियर की तरफ कैसे अप्रोच कर सकते हैं, या फिर मतलब कैसे अपनी स्टडी पे कंसंट्रेट करें, क्या रुख करें? हाँ देखिए, अभी का जो समय चल रहा है ये इसको कोरोना काल कहा जाता है। कोविड-19 बहुत अंदर, कभी कभी बहुत अंदर बौद्धिक उछालें होती हैं जिसमें कि हमें लगता है कि क्या कभी हम इससे छुटकारा पा सकेंगे, क्या हम इससे कभी आगे बढ़ सकेंगे क्या। और खासकर आपके जैसे बच्चों को जो कि 12वीं का परीक्षा दिए हैं, उनके लिए एक उधेड़-बुन है। उधेड़-बुन का मतलब कि आप में अभी ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपको करना क्या चाहिए, अभी क्या कैसे पढ़ें, सेशन कब से शुरू होगा, और शुरू होगा तो हम कहाँ कब एडमिशन लेंगे, कब क्या करेंगे। तो सबसे पहले तो इसमें ये है कि आप धैर्य रखिए, क्योंकि जो भी चीज़ हो रही है उसके अनुसार ही हमको अपने आप को ढालना पड़ेगा। तो इस काल में, इस समय में मुझे एक बहुत ही अच्छी गीता का एक दोहा आपको मैं बताना चाहती हूँ। ये दोहे को मैं आपके जो अभी आपकी स्थिति है उससे कंपेयर करके बताऊंगी। दोहा है, श्रेयांश स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् संस्कारः, स्वधर्मे निधन श्रेयः परधर्मो भयावहः। इस दोहे का मतलब, पहला जो दोहा है, श्रेयांश स्वधर्म मतलब आप अच्छी तरह आचरण में लाए हुए, अच्छी तरह आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्मों से। अब यहाँ आप समझने की कोशिश कीजिएगा। श्रेयांश स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् अनुष्ठितात्, अच्छी तरह आचरण में लाए हुए दूसरों के धर्मों से गुणों की कमी वाला अपना धर्म श्रेष्ठ है। मतलब आप जिस धर्म के भी हैं, चाहे वो आप हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी हो, आपका अपना धर्म, यहाँ पे मैं बात को किस तरीके से समझाऊंगी, समझने की कोशिश कीजिएगा। हमारा धर्म श्रेष्ठ, अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे धर्म भय को देने वाला है। अब यहां समझिए, सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें कि जो हम कार्य, जो हम सब्जेक्ट को लेके पढ़ रहे हैं, या जिस चीज को भी हमने पढ़ा है उसी पे ही केंद्रित रहिए। उसी पे केंद्रित रहना मतलब स्वधर्म, मेरा धर्म, मैं जो चीज को पढ़ रहा हूं या मैं जिस चीज को जानता हूं वो सबसे सही है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत जरूरी, महत्वपूर्ण। आपने यदि 12th में आर्ट्स लिया है, बायो लिया है, साइंस लिया है, जो भी सब्जेक्ट लिया है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि मैं जिस चीज को पढ़ रहा हूं या जिस चीज को मैं कर रहा हूं वही अच्छा है। अब इस समय में, इस काल में हम क्या लगता है, अरे अभी ये कर लूं, अभी वो कर लेता हूं, ठीक है चलिए ये भी कर लेती हूँ, ये वो भी कर लेती हूँ, बहुत दिमाग में ख्याल आते रहते हैं। लेकिन सबसे पहले ये जानिए कि आपको क्या अच्छा लगता है। आपको यदि आर्ट्स पढ़ना अच्छा लगता है, आपको बायो पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को मैथ्स पढ़ना अच्छा लगता है, वो पहले देखिए आपने यदि जिस सब्जेक्ट को चुना है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो महत्वपूर्ण है और वो सबसे अच्छा है। और इस समय उसी चीज में अपने आप को मैं दृढ़ रखूं। दृढ़ रखूं मतलब परसिस्टेंस, यहाँ मतलब दृढ़ मतलब उसी में ही लगातार अपने काम को करता रहूं। और हम अपने ही बारे में, अपनी चीजों के बारे में, जिस चीज को हम पसंद करते हैं उसमें यदि परसिस्टेंस यानी दृढ़ता के साथ लगे रहें, उसमें हमेशा उसी पे काम करते रहें, तो हमें उस चीज की विशेषज्ञता मिल जाती है। विशेषज्ञता, स्पेशलाइजेशन मिल जाता है, मतलब आप उसमें बहुत आगे बढ़ जाते हैं। जैसे देखो, अभी आपने 12th आर्ट्स साइंस लेके पढ़ा है, आपको बहुत अच्छा लगता है साइंस, लेकिन आपने देखा कि अड़ोसी पड़ोसी, घर वाले, बगल वाले, बाहर वाले, किसी बच्चे ने, कोई बच्चा घर आया, उसने बोला मैं तो कंप्यूटर लिया था या मैं तो आर्ट्स लिया था तो मेरे को ये फायदा हो गया। नहीं, आपको यदि साइंस पढ़ना अच्छा लगता है तो आप साइंस ही पढ़िए। आपको आर्ट्स पढ़ना अच्छा लगता है तो आप दूसरे को देख करके, दूसरे के धर्म में मत जाइए, अपने धर्म को आप श्रेष्ठ मानिए, चाहे आप कोई भी धर्म के। श्रेष्ठता जरूरी है,
श्रेष्ठता इंपॉर्टेंट है। आपने जो सब्जेक्ट पढ़ा है, जिस सब विषय को चुना है, वो विषय आपका श्रेष्ठ है, ये मान के चलिए। और उससे अच्छा कोई विषय है ही नहीं। आपको उसी में ही दृढ़, उसी में ही मेहनत कर करके आपको दृढ़ रहना है, और तभी आपको उस सब्जेक्ट में विशेषज्ञता मिलेगी। ये चीज को ध्यान रखें। दूसरी बात, इसमें गीता का एक और दोहा है, सुख दुखे समे कृत्वा लाभाला मो जया जयो ततो युद्धाय युजस्वनम पापमावपस्यसि। मतलब सुख दुखे मतलब सुख दुख, लाभ समय कृत्वा में समान, लाभाला मतलब लाभ और हानि, और जय पराजय को समान करके युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इस प्रकार तुमको कोई भी पाप नहीं होगा। अब इसको समझिए, हम कोरोना का काल, बैठिए घर में, ठीक है, आप बैठिए घर में, सोच तो रहे हो ना कि कितने लोगों की मृत्यु हो रही है, इतने लोग ठीक हो रहे हैं, इतने लोग अच्छे हैं, इतने लोगों को कोरोना हो गया। अगल बगल के लोगों से डरना, एक दूसरे से बात करने में आपको डरना, बाहर निकल रहे हैं हाथ धो, सैनिटाइज करना, ये सब आपको करना पड़ रहा है। लेकिन उन सब चीजों को भी ध्यान रखते हुए हमें आगे भी तो बढ़ना है ना। तो ये संतुलन आपको बना के रखना है दिमाग में। सुख दुख हो, चाहे लाभ हानि हो, ये सब, यदि कोई अर्जुन को श्री कृष्ण ने कहा कि जब तुम लड़ने जा रहे युद्ध क्षेत्र में, तो ये मत सोचो। अब जैसे अर्जुन ने बोल दिया क्या पाठ, मैं युद्ध क्षेत्र में भीष्म पितामह से कैसे लड़ूंगा, ठीक। लेकिन उन्होंने कहा कि जब तुम लड़ने जा रहे हो, युद्ध करने जा रहे हो, और जो अधर्म के साथ है उसको जानो, और ये देखो कि सुख दुख हुआ, चाहे लाभ हानि हो, मेरे को लाभ भी हो सकता है युद्ध करने के में, हानि भी हो सकता है, और मैं ये सब जान रहा हूं, मेरी जय भी हो सकती है, पराजय भी हो सकती है। लेकिन मेरे को तो ये सब को हटा करके, ये सब सोच को हटा करके, या ये सब को ध्यान में रखते हुए युद्ध को जीतना या लड़ना, तभी मैं पाप को दूर कर पाऊंगा। अर्थात जब आप अपने जीवन में इस काल में, इस समय में जो आपको परेशानियां हो रही हैं, उसमें अपना बैलेंस बना के रखोगे, समान रखो। भाई हाँ हो रहा है, क्या करेंगे, हो रहा है, कुछ कर सकते हैं, आपके हाथ में कुछ नहीं। आपके हाथ में सिर्फ ये है कि हमको इस समय में कैसे आगे बढ़ना है। तो बैलेंस बनाते हुए कठिन परिश्रम करके बस आगे बढ़ते जाना है। अब आगे बढ़ने के लिए आपको एक बहुत अच्छा सा उदाहरण देते हैं। बहुत साल पहले जब एल्बर्ट आइंस्टाइन थे, जब उन्होंने बहुत सारी डिस्कवरीज की थी, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी में की जो डिस्कवरी है और एनर्जी की डिस्कवरी, E=mc², जो आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे, सबसे बड़ा फंक्शन है ये एनर्जी का। और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानकारी मैक्सिमम समय में, उस समय जब एल्बर्ट आइंस्टाइन अपने पीक स्टेज में थे, जिसमें बहुत सारे वो काम कर सकते थे, तब एक पैंडेमिक बीमारी आई थी जिसको प्लेग बोलते हैं, और एल्बर्ट आइंस्टाइन भी इस प्लेग की बीमारी से ग्रसित हुए थे। जब वो इस प्लेग की बीमारी से ग्रसित हुए, तो ना लोग उनके पास आ सकते थे, ना वो किसी के पास जा सकते थे। उनके पास एक लिमिटेड साधन था, एक रूम में बंद बंद रहना, और उन्होंने इसी समय सबसे बड़ी डिस्कवरी की थी, सबसे बड़ा आविष्कार किया था। वो पूरा बिजली के बारे में या इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जो भी आविष्कार है, एनर्जी E=mc², जो उन्होंने सबसे बड़ा फॉर्मूला पूरे ऊर्जा स्रोत का दिया था, वो इसी समय दिए थे, जब वो एक बहुत बड़ी पैंडेमिक बीमारी, जिसको कि हम प्लेग बोलते हैं, जो अब दुनिया से पूर्ण रूप से जा चुकी है, उससे वो लड़ रहे थे। तो आप ये जो कठिनाई आई है आपके सामने, उसको आप एक बहुत बड़ा चुनौती मानिए। ये चुनौती आपके लिए, आप घर बैठे बहुत सारी चीजों में विशेषज्ञता हासिल कर सकते हैं, बहुत सारी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं, बहुत सी अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ सकते हैं, अपने करियर के बारे में आगे बहुत सारे लाभ उठा सकते हैं, बहुत सी चीजों को जान सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि पहले ये देखना कि आपको क्या पसंद है, क्योंकि हम दूसरे को देख करके अपने करियर को नहीं बना सकते।
हर किसी की अपनी सोच अलग होती है, हर किसी का बोलना अलग होता है, हर किसी का तरीका अलग होता है। आपका क्या तरीका है उन्हें जानिए। यदि आप गणित के स्टूडेंट हैं, आप बहुत अच्छे गणित में, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको कंप्यूटर का सब्जेक्ट लेना है। आप गणित में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। जिस चीज़ को आपने पकड़ लिया उसको इतना जान लो, इतना जान लो, इतना खुरेद खुरेद के पढ़ लो कि आप उसके अलावा कुछ आपको दिखाई ना दे। और उसमें फिर आपने जहाँ विशेषण, आजकल जो भी जगह पे, चाहे बड़ी कंपनीज हो, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, ज्ञान सबसे जरूरी है। यदि आपको पूर्ण ज्ञान है तो आप अपने क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। ठीक। मैम, मैंने 12th मैथ से पास किया था। आगे अब मैं कॉलेज में क्या करूँ? अच्छा, आपने 12th में मैथ सब्जेक्ट लिया था। जी जी। आपके सब्जेक्ट क्या क्या थे? जी मैम, मेरे सब्जेक्ट थे हिंदी इंग्लिश जो सब पढ़ते हैं, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। मैथ्स। जी जी। ठीक। ट्वेल्थ मैं आपको एक चार्ट से समझा रही हूँ। 12th स्टूडेंट है, यदि उसने फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स लिया, ठीक, पीसीएम, मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है जी। फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स। तो हम सबसे पहले समझते हैं आपके लिए कौन कौन से करियर ऑप्शंस हैं या कौन कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जो सबसे ज़्यादा बच्चे करते हैं और जो सबसे अच्छा होगा। लेकिन हम इसमें भी ध्यान रखिएगा कि यदि आपका, मैंने आपको पहले बताया था कि यदि आपका वो उस तरफ डायरेक्शन नहीं है, आप पहले ये देखिएगा आपको क्या पसंद है, उसके बाद ही आप करियर को चूज करने की कोशिश कीजिएगा, है ना। सबसे पहले है जो आप लोग मेंस का एग्जाम देते हो, AIEEE जिसको बोलते हैं, ये परीक्षाएं देते हैं बच्चे। और उसके बाद मेंस होता है, एडवांस होता है जिसको कि हम IIT कहते हैं, इसमें IIT स्टूडेंट्स जाते हैं। तो ये दो परीक्षाएं होती हैं जो सबसे ज़्यादा बच्चे देते हैं। PET, इसमें बहुत सारे और भी ऑप्शन हैं। PET होता है जो स्टेट बोर्ड्स कराते हैं, है ना। इससे बच्चे क्या बनते हैं? इंजीनियर। ठीक जी। इंजीनियर बनता है बच्चा, ये तो या तो BE करता है या BTech करता है। और इसके ये कोर्स जब PET में एंट्रेंस एग्जाम होता है, अभी शायद एग्जाम नहीं हुआ है, 12th के बाद जो बच्चे लोग इंटरेस्टेड होते हैं वो इस परीक्षा को देते हैं। IIT सबसे कठिन परीक्षा मानी जाती है। यदि IIT में पास हो जाता है स्टूडेंट तो वो IIT के कॉलेज से पास करता है। यदि IIEEE में पास होता है तो उनको NIT कॉलेजेस बोलते हैं, NIT से पास करता है। कुछ लोग प्राइवेट कॉलेजेस से इंजीनियरिंग करते हैं। इस तरीके से उनका अपना काम होता है आगे। और फिर वो BE या BTech कहलाते हैं। BE बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग होता है, BTech बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी होता है। ठीक। और इसके बाद और भी तरीका है, इसमें PET होता है, PAT भी होता है, आर्क, इसमें भी स्टूडेंट BArch करते हैं, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। ये PET के थ्रू भी होता है। मेंस में भी जिस बच्चे को जिस उसमें ऑप्शंस चुनना रहता है, यदि आर्किटेक्चर लिया है तो आपने देखा होगा जो लोग घर बनाते हैं, घर के डिजाइन्स करते हैं, उन लोग BArch करते हैं, उन्हीं लोग इस कोर्स को करते हैं। यदि आप कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिए या नहीं देना चाहते हैं या आपको इंटरेस्ट नहीं है, या ये भी देखा गया है कि BE और BTech करने के बाद अभी इतनी सारी नौकरियां, बहुत सारे बच्चों ने BE BTech किया है लेकिन उनके पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं कि वो नौकरी नहीं पा पा रहे। लेकिन एक नॉर्मल स्टूडेंट जो है वो कोई नॉर्मल से कोर्स को करता है और उसकी अच्छी नौकरी रहती है। तो मैं आपको वो ऑप्शंस भी बताती हूँ। एक होता है 3 इयर्स प्रोग्राम जो 12th के बाद आप कर सकते हो। मैं यहाँ पे जो भी बात कर रही हूँ 3 ईयर प्रोग्राम की बात कर रही हूँ, और ये 4 ईयर प्रोग्राम। अब एक होता है BSc, ठीक जी। 3 साल का कोर्स, ग्रेजुएशन कोर्स, बैचलर ऑफ साइंस, जिसमें कि वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का पढ़ता है। प्लेन तो इसमें 12वीं तक पढ़ा, उसी को आगे बढ़ा। इसमें उसको
केमिस्ट्री, मैथ्स और फिजिक्स के 2 पेपर, केमिस्ट्री के 3 पेपर, मैथ्स के 3 पेपर देने हैं। जी। एक होता है बीएससी सीएस, बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस। ठीक, जी। बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस में स्टूडेंट को फिजिक्स पढ़ना पड़ता है, मैथ्स पढ़ना पड़ता है, और ये केमिस्ट्री जो है वो हट जाता है और उसकी जगह वो क्या पढ़ता है, कंप्यूटर साइंस। ठीक जी। तो बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और बीएससी सीएस जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस रहता है। ये 2 मेन कोर्स हैं जो मैथ्स के बाद आप कर सकते हैं। उसके बाद एक और कोर्स होता है जिसमें कि हम बोल सकते हैं ये 1 ईयर कोर्स होता है, 1 साल का। जैसे क्या होता है, कुछ बच्चे लोग बीई की तैयारी कर रहे हैं, बीटेक की तैयारी कर रहे हैं, हमने इस साल नहीं दिया, हो सकता है हम अगले साल दें, हम प्रिपेयर करें, लेकिन आपका साल लॉस नहीं होना चाहिए। क्यों हम अपने 1 साल को खराब करें? तो हमको क्या करना चाहिए, कुछ ऐसा लाइट कोर्स करना चाहिए जिससे हमारी डिग्री भी आगे बढ़े और हम आगे हमारा काम भी चलता रहे और हमारी पढ़ाई भी होती है, जिसमें 2 या 3 घंटे की उसको क्लास अटेंड करना है। और इस कोर्स को हम बोलते हैं DCE, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। जिसको भी कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, जो बच्चा कंप्यूटर में जाना चाहता है, 12th मैथ्स के बच्चे को एक और ऑप्शन है, वो है यदि उसको कंप्यूटर में, मैंने आपको कहा आपको जिसमें इंटरेस्ट है वो क्या कर सकता है, BCA, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसमें चूंकि गणित होता है, इसमें मैक्सिमम पेपर किसके होते हैं, कंप्यूटर के होते हैं और गणित के होते हैं। आपको इसमें मैथ्स के 2 पेपर पढ़ने पड़ते हैं हर साल। ठीक, और बाकी जितने होते हैं सब्जेक्ट, मतलब आपको फिर पूरा स्ट्रीम चेंज हो जाता है। आपको इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ना पड़ता, खाली इसमें मैथ्स करना पड़ता है और कंप्यूटर पढ़ना। उसको हम बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन बोलते हैं। DCA ये 1 ईयर कोर्स होता है, ये 1 साल का कोर्स, और ये इसमें डिप्लोमा इन कंप्यूटर, इसमें सिर्फ क्या करना पड़ता है स्टूडेंट को, कंप्यूटर। ये फायदा DCA में है। और भी कोर्स होते हैं जैसे कि 12th की बात करने वाले DED, डिप्लोमा इन एजुकेशन, आपने सुना होगा। जो 12वीं की बात करते हैं तो जो छोटी क्लासेस के टीचर हैं उनको लिए क्वालिफिकेशन बहुत ज़रूरी होता है। DED ये 1 ईयर का कोर्स है, डिप्लोमा इन एजुकेशन बोलते हैं। एक और कोर्स है जो ये स्टूडेंट्स करते हैं, एक है वो DIT, डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। चूंकि DIT जो कोर्स है इसका छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा वो यूज़ नहीं है, ये लगभग DCA जैसा ही होता है। इसमें भी कंप्यूटर की जगह IT है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, तो कंप्यूटर के सब्जेक्ट ही पढ़ने पड़ते हैं। मैम जैसे मैंने BSc मैथ या BSc CS कर लिया, तो इसके बाद आगे और क्या करियर अपॉर्चुनिटी होंगे मेरे लिए, BSc मैथ्स या BSc CS के? BSc फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ये सबसे अच्छा कोर्स है। देखिए हम बोलते हैं ना ओल्ड इज गोल्ड, एक कहावत आपने सुनी होगी। ये सबसे पुराना कोर्स है, मतलब बहुत सालों से चलने वाला ये कोर्स और ये कोर्स दोनों ही बहुत सालों से, लेकिन ये सबसे ओल्डेस्ट कोर्स है, इसलिए हम इसको ओल्ड इज गोल्ड बोलते हैं। आज भी इस कोर्स की बहुत डिमांड है और आप घर बैठे भी इस कोर्स से बहुत सारे लाभ उठा सकते हैं, घर बैठे। अब देखिए इसमें स्टूडेंट पढ़ता है फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स, है ना। तो इसके बाद वो जो सब्जेक्ट्स मतलब आगे क्या कर सकता है, तो उसको देखिए ऑप्शंस क्या क्या है। वो MSc कर सकता है, मास्टर्स किस में कर सकता है, फिजिक्स में। ठीक जी। दूसरा मास्टर्स MSc उसका किस में होता है, केमिस्ट्री में। तीसरा MSc किस में होता है, मैथ्स। क्लियर जी। ये 3 सब्जेक्ट में यदि वो PG कर लेता है तो आजकल देखो अभी का जो समय है उसमें आप ध्यान दीजिएगा कि फिजिक्स टीचर की बहुत आवश्यकता है हर जगह, पूरे
छत्तीसगढ़ में तो छोड़ दीजिए, बाकी जगह भी फिजिक्स टीचर की आवश्यकता चलती है, केमिस्ट्री टीचर की ज़रूरत पड़ती है, मैथ्स टीचर की बनती की ज़रूरत पड़ती है। ये तीनों टीचर सबसे इम्पोर्टेंट अपना रोल प्ले करते हैं, क्योंकि इन सब्जेक्ट को करने वाले बच्चे बहुत कम होते हैं, और जो करते हैं वो आगे भी बहुत सी तैयारी करते रहते हैं। अब देखो मैं आपको बता रही हूँ, जैसे ये करने के बाद स्टूडेंट बीएड करता है तो वो टीचिंग प्रोफेशन में जा सकता है, ठीक, टीचर बने। यदि इसी में वो पीएचडी करता है या सिर्फ खाली एमएससी करता है तो भी उसको कॉलेज में एज ए प्रोफेसर जॉब मिलती है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट में आता है, ठीक। ये हो गया, ये दो चीज तो है। लेकिन इसके अलावा जो भी आप देखिए, अभी वो कुछ नहीं कर पा रहा, कहीं नहीं जा पा रहा है, उसको प्रॉब्लम है, कुछ आगे नहीं बढ़ पा रहा, घर वाले बोले कि नहीं अभी तुम घर में रहो, बहुत काम है, तो वो स्टूडेंट घर बैठे 12वीं 11वीं 10वीं सब बच्चों का, इवन ग्रेजुएट बच्चों का ट्यूशन ले सकता है घर बैठे। ये ऐसे बच्चे होते हैं जो घर बैठे ही स्वरोजगार, जिसको आपने सुना होगा, वो कमाते हैं। कई स्टूडेंट इसमें बहुत ज़्यादा आगे पढ़ के पूरा रिसर्च वर्क करके पीएचडी हो जाते हैं और उनके आगे क्या लिखा जाता है, डॉक्टर, ठीक। तो ये 3 सब्जेक्ट आपको ऑप्शन के तौर पर 3 सब्जेक्ट मिलते हैं। आप जब बीएससी करने बैठते हो तो 3 साल आप बीएससी करते हो तो 3 साल में आपको ये पता चल जाता है कि आपको भौतिकी या फिजिक्स में इंटरेस्ट है, रसायन केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है, गणित मैथ्स किस में इंटरेस्ट है। जब आप उसमें इंटरेस्ट लेते हो तो उसमें मास्टर्स आप हासिल करते हो। आप और आगे बढ़ना चाहते हो तो आप और भी आगे बढ़ के इसमें और भी कोर्सेज को कर सकते हो। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि अभी आप टीचिंग प्रोफेशन में आते हैं, और ये चीज़ है साइंस का एक बहुत अच्छी बात है, ये आपके दिमाग को इतना खोल देता है कि आप आराम से इसमें यूपीएससी की तैयारी इसके बाद कर सकते हैं। खाली इसी के बाद नहीं, आप बीएससी के बाद पीएससी की तैयारी कर सकते हैं जी, क्योंकि आपकी ब्रॉड जानकारी हो जाती है, ब्रॉड सोच हो जाती है। उसी तरीके से बीएससी कंप्यूटर साइंस में आता है। आपने पूछा था कि बीएससी कंप्यूटर साइंस में क्या करना है, तो देखिए फिजिक्स है ना, फिजिक्स तो एमएससी फिजिक्स तो इसमें हो जाएगा जी। अब मैथ्स है तो एमएससी मैथ्स भी इसमें हो जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज फायदा है कंप्यूटर साइंस के बच्चों को बहुत होता है, वो है उनको 3 एमएससी करने का मौका मिलता है और 3 में मास्टर्स बनते हैं। क्या क्या, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, बीएससी कंप्यूटर साइंस वाला बच्चा एमसीए कर सकता है, ठीक, क्योंकि वो गणित पढ़ता है। एमसीए मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। दूसरा है एमएससी कंप्यूटर साइंस, एमएससी सीएस कर सकता है, वो एमएससी आईटी भी कर सकता है। क्लियर? तो ये 3 सब्जेक्ट्स, 3 उसको मतलब उसको मिला करके इनमें तो 3 मिलता है, इसमें वो कितने में पीजी मिल सकता है, उसको 5 सब्जेक्ट में पीजी मिल सकता है, ठीक। उसके बाद भी इसमें तो बहुत सारे पोस्ट हैं। आप जान रहे होंगे कि डाटा आपका एनआईसी जो होता है उसका हेड जो रहते हैं मैक्सिमम एमसीए रहते हैं, जो करके सब पूरे जैसे सरगुजा क्षेत्र है तो उसमें कितनी नौकरियां निकलनी है, कौन कौन से पोस्ट निकलने हैं, उसको जो पूरे लोग कंप्यूटर में मिलकर बनाते हैं उसका जो हेड होता है वो एनआईसी हेड कहलाता है। तो वो उस पोस्ट में भी आप इस एमसीए करने के बाद आ सकते हैं। टीचिंग असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस में बन सकते हैं। आप पीएचडी कर सकते हैं कंप्यूटर्स में, आप पीएचडी कर सकते हैं फिजिक्स में, आप पीएचडी कर सकते हैं मैथ्स में, आप डॉक्टरेट बन जाएंगे, आपके आगे डॉक्टर लिखा जाएगा। जो कभी किसी का सपना रहता है कि मैं डॉक्टर हो जाऊँ, तो किस तरीके से आप होगा, तो ये भी एक प्रोसेस है स्टूडेंट। इसमें आप यूपीएससी की भी तैयारी कर सकते हैं साथ में बीएससी करने के बाद। और एक कोर्स जो आपको बता रही हूँ, मैंने आपको बताया डीसीए डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये 1 ईयर का कोर्स है। आप यदि जॉब ले रहे हैं या अगले साल कोई दूसरा कोर्स करना चाहते हैं तो आप डीसीए कर सकते हैं। आपको मैं ये भी बता दूँ स्टूडेंट कि बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, सिंपल बीएससी, डीसीए और बीसीए, ये सभी कोर्सेज केआर टेक्निकल कॉलेज में कराए जाते हैं। केआर टेक्निकल कॉलेज में
पूरे स्टाफ हैं, आपको पूरे कोर्स हैं, आप बिल्कुल लैब, हमारा कंप्यूटर का लैब सबसे अच्छा लैब है। यदि आप कंप्यूटर में इंटरेस्टेड हैं तो कंप्यूटर लैब में, फिजिक्स केमिस्ट्री में इंटरेस्टेड है, प्रैक्टिकल्स के थ्रू आपको पूरी क्लासेस होंगी। आपको उसमें यदि रिसर्च वर्क में जाना है तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि आप प्रैक्टिकली उस चीज़ को किए रहोगे। जनरली क्या होता है, स्टूडेंट को पढ़ा दिया जाता है, स्टूडेंट भूल जाता है, लेकिन आप प्रैक्टिकली जब किसी चीज़ को करते हो तो गया टेक्निकल कॉलेज में आपको ये फ़ायदा होगा कि आप प्रैक्टिकल में भी करोगे। और बच्चे अब आते हैं कि ये समय जो काल चल रहा है तो आप हम ऑनलाइन क्लासेस शुरू में देंगे। जैसे ही सब चीज़ें खुलने लगेंगी, स्टूडेंट का आना शुरू होगा तो आप क्लासेस में आ सकते हैं। इवन आपको ऑनलाइन क्लासेस में हम, यदि मान लो होता है कि आपका एडमिशन हो गया, आप ऑनलाइन क्लास में मैम आप तो बोलेंगी प्रैक्टिकल, तो हम हमारे टीचर्स को प्रैक्टिकल के थ्रू आपको वीडियोस बनवा देंगे, है ना। तो ये चीज़ की जानकारी मेरे ख्याल से ये सफिशिएंट है आपके लिए, और मैंने आपको पूरा मेरे ख्याल से बता दिया है कि आप 12th मैथ्स के बाद क्या क्या कर सकते हैं, है ना। जी।